हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। दोस्तों, आपने देखा होगा वर्ष 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, लगभग 1000 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 100 से ऊपर मार्क्स आए थे। अब आप सोच सकते हैं कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें 100 से ऊपर मार्क्स कैसे आ सकते हैं, आप सोचिए। लेकिन रेलवे में ऐसा हुआ था। दोस्तों, रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन रूल है ना, उन्होंने एक फार्मूला दे रखा है, लेकिन वो फार्मूला ना किसी को भी समझ नहीं आता है क्योंकि इस फार्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए हम जानते हैं कि रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन है उसके रूल्स क्या क्या हैं। जब वर्ष 2018 की भर्ती हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, रेलवे का प्रोटेस्ट किया था कि कैसे 100 में से जो 100 से ऊपर मार्क्स कैसे आए थे, और रेलवे में जो टॉपर था उसके 121 नंबर थे। चलिए आज के हम यही बात करेंगे कि रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे कैसे होता है, और रेलवे में उस समय एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो प्रस्तुत किए थे कि रेलवे में किस किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के रूल्स होते हैं। तो चलिए हम उसी पीडीएफ को देखते हैं और सारे जो उत्तर हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पीडीएफ को। इसमें जो भी सारे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन हैं उनके बारे में दे रखा है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये था कि जो परीक्षा है वो बहुत सारी पारियों में क्यों कंडक्ट करवाई जाती है। तो इसका तो सीधा सा उत्तर आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, तो एक पारी में एग्ज़ाम कराना संभव नहीं होता है। इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत अलग अलग पारियों में यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी। नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी क्यों है? तो देखिए नॉर्मलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक से अधिक पारियों में एग्ज़ाम होती है। तो होता क्या है कि कई पारियों का जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, पेपर का लेवल, वो तो ईजी होता है और कई पारियों का कठिन होता है, ठीक है। रेलवे का ऐसा कहना है। तो होता क्या है कि जो जिनका पेपर है वो कठिन आया है उनको अधिक मार्क्स मिलने चाहिए सरल की तुलना में। इस वजह से रेलवे है वो नॉर्मलाइजेशन करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन रूल्स है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो रेलवे की ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम होती हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, ठीक है, चाहे NTPC हो, चाहे JEE हो, चाहे टेक्नीशियन ALP टेक्नीशियन हो, सारी जो एग्ज़ाम हैं उन पे यहाँ पर जो रेलवे का नॉर्मलाइजेशन रूल है वो यहाँ पर लागू होता है। इसके अलावा जो रेलवे का रूल्स है वो कहाँ पर लागू नहीं होता, जो यहाँ पर जो वो टेस्ट होता है ना, साइको टेस्ट, जो आपके एक तो होता है ALP में होता है और एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है। इनमें जो साइको टेस्ट होता है शायद उसमें नॉर्मलाइजेशन रूल्स नहीं होता है। जितनी भी मेरे को नॉलेज है इसमें नॉर्मलाइजेशन रूल नहीं लगता है जो साइको टेस्ट होता है उसमें। बाकी जो सारे टेस्ट होते हैं ना CBT, ठीक है, उनमें रेलवे का नॉर्मलाइजेशन रूल्स काम करता है। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि RRB ने क्या पहली बार ऐसा रूल लगाया है या ऐसा पहले भी हुआ है कभी। तो यहाँ पर रेलवे ने कहा कि ऐसा जो रूल्स है वो वर्ष 2000 से ही लगाया गया है। यानी कि रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन रूल है, मल्टीपल जो एग्ज़ाम है, मल्टीपल सेशन में एग्ज़ाम होती है, तो नॉर्मलाइजेशन रूल्स है वो रेलवे सन 2000 से ही अपनाई जाती रही है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन है वो ग्रेस मार्क्स होते हैं ना, जैसे क्या उसी की तरह है या कुछ और है। तो यहाँ पर कहा गया कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन है वो केवल एक रेलवे का साइंटिफिक और स्टैटिकल तरीका है, यह कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है या बढ़ता है किसके ऊपर? रो मार्क्स के आधार पर। उन्होंने बोला है कि रो मार्क्स क्या होता है। देखिए रो मार्क्स मैं आपको बता दूँ क्या होता है। मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है ना, तो 100 नंबर पेपर में जितने क्वेश्चन सही हैं, मान लीजिए 100 के 100 क्वेश्चन सही हैं। सही का मतलब है कि मान लीजिए उनमें कोई क्वेश्चन, कई बार क्या होता है रेलवे उनको नेगलेक्ट कर देती है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही गलत हैं, यानी चारों में उनको उत्तर में आंसर नहीं है या उत्तर में कुछ गड़बड़ी है, तो रेलवे क्या करती है, इग्नोर कर देती है। तो मान लीजिए अगर एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं होता है ना, तो 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर में से अगर आपने 70 मार्क्स किए हैं, 70 नंबर आपके आ जाते हैं कट पिट के, अगर नेगेटिव काट के, जो 70 मार्क्स है ना ये कहलाते हैं रो मार्क्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो डिपेंड करता है यहाँ पर रो मार्क्स के। तो हाँ बिल्कुल लिख रखा है कि जो रो मार्क्स होते हैं ना उन्हीं के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर यह है, इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड जो तरीका होता है, यानी कि रेलवे का जो साइंटिफिक तरीका होता है, ठीक है, उसके द्वारा ही यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो तय होता है।
तो यहाँ पर बिल्कुल यही कहा गया है कि जो प्रोसेस है उसमें रो मार्क्स के आधार पर ही किया जा सकता है। किसी भी स्टूडेंट का इसमें कोई रोल नहीं है कि किसी स्टूडेंट का कम बढ़ा दिया, किसी का ज़्यादा बढ़ा दिया। ये एक साइंटिफिक तरीका है और साइंटिफिक तरीके से ही यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए आगे पूछा गया है कि रो मार्क्स क्या है और रो मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और आपने 2 क्वेश्चन है वो इग्नोर कर दिए। मान लीजिए 2 क्वेश्चन है वो रेलवे ने इग्नोर कर दिए, तो कितने बचे? पेपर हो गया 98 नंबर का पेपर हो गया। आपने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 60 में से आपके 54 सही थे और 6 गलत हो गए। तो 6 आपके क्वेश्चन गलत हो गए, तो 1/3 के हिसाब से आपके कितने मार्क्स कट गए? 2 मार्क्स तो आपके ऐसे कट गए। अब 2 नंबर कट गए, 54 आपने सही किए, तो कितने आपके नंबर आए? 52। लेकिन पेपर जब 100 का था तब, लेकिन अब पेपर 98 का है, तो होगा क्या? 52/98 और गुणा हो जाएगा 100, यानी कि आगे 53.06, यानी कि आपका रो मार्क्स हो गया 53.06। ऐसे यहाँ पर रो मार्क्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, यानी कि मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहाँ पे मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो साइंटिफिक तरीके से रेलवे कैलकुलेट करती है, उसी से ही जो रो मार्क्स है वो बढ़ते, रो मार्क्स के आधार पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है क्या कोई कैंडिडेट है ना, 2 अलग अलग कैंडिडेट हैं, वो सेम पारियों में परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या उनके जो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं क्या? इंक्रीज और डिक्रीज अलग अलग हो सकते हैं? तो यहाँ में लिखा गया है बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है, दोनों के जो नॉर्मलाइजेशन है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, जो जिस जो क्वेश्चन है ना, रेलवे खुद डिसाइड करती है कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड हैं, कौन कौन से ईजी हैं। तो मान लीजिए रेलवे ने जिस क्वेश्चन को हार्ड मानना है, मान लीजिए, और जो कैंडिडेट नंबर ए है उन्होंने तो उस हार्ड क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, और कैंडिडेट बी है उन्होंने उन हार्ड क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया है, तो कैंडिडेट ए का नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा जबकि बी का होगा ही नहीं। तो इस वजह से अगर सेम पारी में अलग अलग स्टूडेंट हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका नॉर्मलाइजेशन सेम ही हो, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि 2 अलग अलग स्टूडेंट्स थे, उनके रो मार्क्स अलग अलग हैं। ठीक है, एक ने 70 रो मार्क्स आया, एक के 80 रो मार्क्स आया, लेकिन इनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो फिर अलग अलग क्यों है, ये भी समस्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। तो इसका उत्तर रेलवे ने ये दिया था कि यहाँ पर जो रेलवे है ना, कुछ पारियों को बेस सेक्शन मान के कैलकुलेट करता है, यानी उनको आधार मानता है। जैसे होता क्या है, अपने पास मान लीजिए कोई डेटा है, जैसे हम कई बार करते थे, आपने कलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना, अगर आपको पता है कक्षा 10 में, तो वहाँ पर होता क्या था, बहुत सारे हमको यहाँ पर डेटा दिए गए थे, यहाँ पर है ना, कुछ भी डेटा मान लीजिए, तो हम क्या करते थे, एक को कल्पित माध्य मान लेते थे और उसके आधार पर कैलकुलेट करते थे। तो होता क्या था कि यहाँ पर हमने कल्पित माध्य निकालते थे ना, तो उसमें एक को मान लेते थे और उसके आधार पर किसी को बढ़ा देते थे, किसी को घटा देते थे। तो रेलवे का यही कहना है कि हम एक जो पारी होती है उसको बेस आधार मानते हैं, जो बेस आधार होता है ना उसका तो बढ़ता नहीं है, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनके रो मार्क्स यहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं। और अगला सबसे बड़ा सवाल वो ये है, बट सो मैनी कैंडिडेट हैव स्कोर्ड मार्क हायर देन 100, यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 100 से ऊपर हैं। तो रेलवे ने ये कहा गया है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका पेपर बिल्कुल हार्ड है, हार्ड शिफ्ट में उसने एग्ज़ाम दिया है, और हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने के बावजूद उसने अगर 90 स्कोर किया है, मान लीजिए उसका पेपर है वो हार्ड है और उसने 90 का स्कोर कर दिया, और उसका नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए 20 नंबर का हो गया, तो हो गया ना 110 नंबर। तो इस प्रकार से 100 से ऊपर मार्क्स भी आ जाते हैं। और आपको पता होगा यहाँ पर जो टॉपर था उसके 121 नंबर आए थे, और लगभग 1000 स्टूडेंट्स थे जिनके 100 से ऊपर मार्क्स आए थे। आप सोचिए, रेलवे में ऐसा हुआ था 2018 वाली भर्ती में, और कट ऑफ रहने के चांसेस ज़्यादा इसी वजह से कट ऑफ थी वो हायर गई थी, इसी वजह से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको पता था 35 से 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 35 से 40 नंबर। ऐसे कई स्टूडेंट्स थे जिनके 40 नंबर आए, ठीक है, 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया, 80 नंबर, कट ऑफ गई थी 70-75, सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जिनके मान ली 70 नंबर आए थे, ठीक है, 70 नंबर आ गए, कट ऑफ है 75, नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो ये बहुत बुरा वो हुआ था, मतलब रेलवे खुद डिसाइड करती है कि पेपर का लेवल कौन सा शिफ्ट में कठिन था, कौन से शिफ्ट में इजी था, मतलब कोई समझ ही नहीं आता रेलवे का नॉर्मलाइजेशन का रूल्स। ठीक है, इसके बारे में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं
क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 100 से ज़्यादा हो? तो नहीं, रेलवे ने कहा कि यहाँ पर पहले भी ऐसा हो चुका है जब यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 100 से ऊपर जा चुका हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, क्या कोई चेंज होगा? यहाँ पर जो फॉर्मूला है सी नंबर 2 2018 में, तो यहाँ पर क्या कोई चेंज नहीं होगा। हम इस सूत्र को वर्ष 2000 से ही अपनाते आए हैं, यानी कि आगामी जो भर्तियाँ होंगी उनमें भी ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो 2018 वाली भर्ती थी उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का रूल्स है वो अपनाया गया, तो उसको फॉर्मूला दे रखा है। और 2019 वाली भर्ती में भी सेम फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला किसी को भी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लिए एक बड़े डेटा की ज़रूरत पड़ती है जो रेलवे के पास होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे भी समझ नहीं आता है और आप खुद भी समझ सकते हैं। मैं इसका PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा, आप खुद इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर बताए हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो कई स्टूडेंट थे उनके मार्क्स मान लीजिए ज़्यादा है, ठीक है, उन्होंने स्कोर किया है ज़्यादा, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो घट जाते हैं। ऐसा मान लीजिए आपने 70 नंबर स्कोर करके आए, आपकी 70 के 70 सही हैं, लेकिन हो सकता है आपके 65 नंबर रेलवे काट के कर दे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे को लगता है आपका पेपर है वो ईजी है ना, और आप बेस जो उन्होंने बेस माना है, बेस लाइन मानी है, उससे आपके नीचे हैं, तो आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पर कटेगा। ठीक है, कटेगा। ऐसे देखिए कैसे कटेगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रूफ कि आपका जो यहाँ पर जो मार्क्स है वो कैसे कट सकता है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन नॉर्मलाइजेशन स्कोर बी लेस देन रो मार्क्स? क्या नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो रो मार्क्स से कम हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने मान रखा है बेस सेक्शन पे देकर, लेकिन ये फॉर्मूला है किसी को भी यार समझ नहीं आता है। मैं आपका PDF दे दूंगा, आप इसको समझ सकते हैं। अच्छों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि इनको खुद का रूल्स है वो खुद देखिए। SSC में भी होता है, बैंक में भी होता है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन रेलवे जैसा नॉर्मलाइजेशन कहीं भी नहीं होता। SSC और बैंक होता है उनमें 3-3 4-4 नंबर का होता है ना, 4-5 नंबर का, लेकिन रेलवे में देखिए आप 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कौन करता है? आप सोचिए, 40 नंबर मतलब 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कौन करता है? मतलब इतना कितना पेपर में डिफरेंट आ जाता है, हार्ड लेवल में, रिज लेवल में, कि यहाँ पर 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। अगर मान लीजिए 5-7 मार्क्स बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 35-40 मार्क्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 35-35 40-40 मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं तो क्या मतलब है फिर नॉर्मलाइजेशन से एग्ज़ाम लेकर? मतलब अब हमारा क्या कसूर था? मान लीजिए ऐसा कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो बेचारा 70 मार्क्स करके आया है और उसका पेपर इजी शिफ्ट में डाल दिया, तो उस बेचारे की क्या गलती है कि उसका पेपर इजी शिफ्ट में आया था? उसने क्या किया था ऐसा? तो वो बेचारा 70 मार्क्स करके आया और मान लीजिए कट ऑफ पे 71 ही गया है, और बेचारे का नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसा कोई कैंडिडेट है वो मात्र 40 नंबर का करके आया है, ठीक है, उसका नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया 35, हो गए 75, कट ऑफ गई 71, तो उसका तो हो गया। और रेलवे कहती है कि ये हार्ड है, तो हार्ड और सॉफ्ट ये हम कैसे बताएं? हार्ड और इजी ये तो रेलवे खुद तय करती है कि कौन सा इजी है। अब जिस बेचारे की जो एग्ज़ाम है मान लीजिए इजी शिफ्ट में है, उसका क्या दोष है कि उसका पेपर इजी शिफ्ट में हुआ? रेलवे से सबसे बड़ा सवाल यही है, उस बेचारे की क्या गलती है कि उसका पेपर है वो इजी शिफ्ट में हुआ था? उसने तो बेचारे ने पूरी मेहनत की थी ना, उसको क्या पता था कि उसका पेपर इजी शिफ्ट में होगा, और जो नॉर्मलाइजेशन उसका होगा ही नहीं, और जो एक्चुअल मार्क है वो भी कट जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लकी होते हैं जिनका मतलब 30-35 नंबर लाके और नॉर्मलाइजेशन सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन है उसके रूल्स को समझाने की कोशिश किया है, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चन था उसको मैंने बताया है। और बाकी जो आगामी अपडेट है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। कोई भी आपको अगर समस्या है रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती के बारे में, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर, यहाँ पर आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स, प्रैक्टिस सेट्स फ्री में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।